MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास पुस्तिका 1, इसका इकाई 1, इसमें दिया गया है राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती विकास अधिकारों और भागीदारी के संदर्भ में। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को हम लोग देखें तो इसमें जो बातें कही गई है वह यह है कि भारत वासियों की विकासात्मक अभिलाषाएं स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों के माध्यम से स्वमेव उभर कर आती है। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन जिसकी की परिणति 1947 15 अगस्त को आजादी के रूप में मिली, इसके पहले स्वतंत्रता के लिए कई स्तर पर प्रयास किए गए। भारतवासियों ने अपने विकास के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, इसके लिए कुर्बानी भी दी और यह कई एक स्तर पर हिंसात्मक अहिंसात्मक कई तरीके से गुजरा, आपने देखा। और वहीं अगर 1857 की बात करें तो 1857 में ब्रिटिश शासन के प्रति सिपाही विद्रोह का नाम सुने होंगे आपने। अब तो वह भी भारतीयों का एक हिंसक विरोध था। वह विरोध सिर्फ सैनिकों का ही विरोध नहीं था, सिपाही का ही विरोध नहीं था, बल्कि उसके बाद देखते हैं कि जनजातीय लहरें भी वहां पर फिर हुई। कहने का मतलब कि जनजाति लोग भी उनका विरोध कर रहे थे और इन सबों का कहीं न कहीं लक्ष्य राजनीतिक था, राजनीतिक अधिकार पाना था। संपूर्ण रूप से यह राजनीतिक था, उनके अधिकारों पे कटौती की जा रही थी, उनका शोषण किया जा रहा था। वहीं यह देखते हैं कि कृषक संघर्ष भी बढ़ा और 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था यह, और उसके बाद एक कृषक संघर्ष एक तरह से यह पूर्णतः आर्थिक संदर्भ के लिए हुए था। यहाँ पर आर्थिक शोषण हो रहा था और जो लगान की व्यवस्था, टैक्स की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ थे ये कृषक। ये कृषक विदेशी हुकूमत के साथ जो किसान औपनिवेशिक क्रियाविधि के प्रति हमेशा जागरूक नहीं रह सके और उन्होंने अपना गुस्सा जमींदारों पर और उसके जो बिचौलिए थे, जो मध्यस्थ थे, जो भूस्वामी थे, जो जमींदार थे, उसके ऊपर उतारे। साधारणतः आप अगर किसान की बात सोचते होंगे, कृषक की बात आते हैं तो आपको लगता है कि वह दब्बू प्रकृति के होते हैं और वे सिर्फ आज्ञा की बात मानते हैं, आज्ञा परायण जैसे होते हैं। लेकिन जब कृषक आंदोलन हुआ तब लोगों को लगा कि नहीं, कृषक भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। अब कृषक में कौन आते हैं? तो कृषक में जो शोषित वर्ग थे वे आते थे, काश्तकार आते, जो खेती करते, जो कृषि श्रमिक थे, जो खेत में काम करते, कारीगर थे, जो शिल्पकार थे, वे भी उनमें आते हैं। और कृषक आंदोलन आजादी के पहले जो कृषक आंदोलन हुआ उसमें प्रमुख आंदोलन के रूप में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अवध में किसान आंदोलन हुआ था, गुजरात में खेरा आंदोलन हुआ था, मालाबार आंदोलन, केरल में किसानों का मोपिला आंदोलन, बिहार में चंपारण किसान आंदोलन और बंगाल में बहाबी, फैराबी, तिभागा आदि आंदोलन और मद्रास आंध्र प्रदेश में भी, अभी जो आंध्र प्रदेश उस समय तो मद्रास था, उस प्रांत में भी तेलंगाना आंदोलन के नाम से यह आंदोलन, कृषक का आंदोलन प्रसिद्ध रहा है। भारत के विकास के संदर्भ में कृषक आंदोलन की, कृषि की बातें यहाँ पर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांवों में बसती है और 70% लोग यहाँ किसान रहे हैं। ऐसे में किसान का जिक्र करना वाजिब हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो औपनिवेशिक ताकत थे वे अपनी सामंती आवश्यकता पूरा करने के लिए जमींदार के माध्यम से उनका शोषण करते थे। और यह शोषण कैसे होता था? तो लगान में वृद्धि कर दी जाती थी, जबरदस्त वृद्धि कर जाती, ज्यादा वृद्धि कर जाती थी। तो यहाँ पर कृषक कैसे देते उनको? और नजराना टैक्स लगता था, बलात् श्रम की बात सुने होंगे आप, जबरदस्ती श्रम करना पड़ेगा आपको, बंधुआ मजदूरी जैसी बातें आप सुने होंगे। यहाँ पर मानवाधिकार का भी उल्लंघन होता था, लेकिन बाढ़, सुखाड़ जैसी आपदा आती थी, इसके बावजूद उनका आर्थिक शोषण होता था। कृषक वर्ग को उसकी जमीन से बेदखल किया कर दिया जाता था। इतना इसके साथ साथ उसे शारीरिक यांत्रणा भी दी जाती थी और इस तरह वे कष्टभोगी एक सीमा तक रहे और उसके बाद शोषण कार्य व्यवस्था जो बनती जा रही थी उसका अपने अपने तरीकों से उन लोगों ने विरोध भी किया। वर्तमान सरकार में भी आप देखते हैं जब कृषि बिल लेकर नए मसौदे के साथ सरकार आई तो कृषकों ने विरोध किया, किसानों ने विरोध किया। हालांकि हम यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में किसान की स्थिति या
कृषक की जो उसका शोषण हो रहा था, हम उस संदर्भ में यहाँ पर हम देखेंगे। हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश शासन का यहाँ पर शासन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसके पहले, लेकिन वहां पर जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद यह शासन एक तरह से क्या हस्तांतरित कर दिया गया ब्रिटेन को। ब्रिटिश महारानी भारत की साम्राज्ञी हो गई। और 1857 के विद्रोह, भारतीय फौजों द्वारा जो सिपाही विद्रोह बगावत किया गया था, हालांकि यह अलग बात है, कुछ लोग इसे आज़ादी की पहली लड़ाई मानते हैं और कुछ लोग इसे आज़ादी की पहली लड़ाई नहीं मानते हैं, कुछ लोग इसे सिपाहियों का बगावत भी नहीं मानते। तो लेकिन यहाँ पर हम संदर्भ यह देखते हैं कि विद्रोह हुआ था और उसके बाद 1858 के बाद भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटेन की महारानी को चला जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि आंदोलन जो हुआ वो फिर संविधानवादी रणनीति चुनते हुए हुआ। भूमि मालिकों ने सरकारी लगान दावे घटाने की मांग करने हेतु अपने संगठन खुद बना लिए। यहाँ पर इसका संदर्भ यह देखें, संविधानवादी का तात्पर्य हुआ कि संविधान का शासन चलने लगा, उसके बाद एक नियमबद्ध तरीके से सब चीज होने लगा। और उसके बाद चूंकि अंग्रेजों ने एक विधि बनाकर शासन स्थापित करनी चाहिए, यहाँ पर उस एक्ट के माध्यम से तो लोगों ने देश का विरोध संस्थानिक तरीके से किया, संवैधानिक तरीके से किया। जो उन्हें जिस नियमबद्ध के तहत उसको रखा गया था उसी के अनुरूप यहाँ पर फिर उसका विरोध भी किया गया। हालांकि यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, किसानों का विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पर जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, तो वहां पर जो सत्ता से वंचित हो गए थे और जो विशेषकर मुसलमानी जो शासक थे, जो जो जमींदार थे या जो कुछ हिंदू राजा थे, उन्हें हटा दिया गया था। तो उन लोगों ने इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया था। और 1858 के बाद जो स्थिति हुई 57 के बाद कि अंग्रेज भी रहा और वहां पर देसी रियासत भी थी। आप जानते हैं कि यहाँ पर साम्राज्यिक श्रेष्ठता भी रही, लेकिन इस देसी रियासत के अंतर्गत हुआ यह कि कुछ हिस्सा उनके सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में रहा और कुछ नहीं रहा। तो यहाँ पर अंग्रेज को चूंकि ये लाभ हुआ था कि उसे आंतरिक रूप से यहाँ डर नहीं था हमले का, लेकिन यहाँ पर एक बात और होती है कि लोगों पर नियंत्रण ज्यादा करा हो गया और दोनों तरफ से चूंकि आर्थिक बोझ भी उन देसी रियासतों को देना पड़ता था, तो इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं जो निम्न तबके के थे, मजदूर थे, कृषक थे, उन पर पड़ना था। और हालांकि एक प्रभाव यह भी पड़ा कि कानून व्यवस्था का शासन स्थापित हो गया था और कानून व्यवस्था लिखित रूप में और विधि के तहत, जबकि उसके पहले 57 के पहले ज्यादातर विशेष करके जो मुस्लिम शासक थे वहां पर अशांति और सुरक्षा का हालात था। लेकिन जब अंग्रेज आए 1858 के बाद, तो एक तरह से यहाँ पर जो अशांति उसके पूर्व थी, यहाँ पर दूसरे तरह की अशांति हो गई फिर। और कभी-कभी आप सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी अभी वर्तमान के शासन व्यवस्था से भी तुलना करके कि अंग्रेज का शासन व्यवस्था अच्छा था। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक मशीनरी को एकीकृत किया गया, केंद्र से शुरू होकर के प्रांत, उसके बाद जिलों तक आती थी। लेकिन हालांकि उसके पहले मुगल काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां पर जिला प्रशासन इंचार्ज थे और वे निजी फायदे के लिए भी काम करते थे, लोगों की आजादी को दबाया जाता था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज के आने के बाद वो सीधा अपने उच्चस्थ के प्रति जवाबदेह रहने लगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत जब खुला प्रतियोगिता विशेष करके होता है, तो फिर आप देखते हैं कि भारतीय भी आईसीएस अफसर तक होने लगे थे, एक समान लोग भी जा सकते थे। लेकिन उसके पहले ऐसी स्थिति नहीं दिखती है। और कहा गया कि दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, आरसी दत्त जैसे राष्ट्रवादी नेता ने जो ब्रिटिश सरकार द्वारा, औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, इसकी आलोचना करनी शुरू कर दी थी। और वे मानते थे कि भारत में यदि गरीबी है जिसका कारण औपनिवेशिक शोषण है और किसी तरह इस दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए औपनिवेशिक शासन का ये लोग अंत करना आवश्यक समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यदि और समझ लें तो यहाँ पर हम समाज सुधारकों की स्थिति को देखते हैं। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने न केवल समाज को सुधारा, बल्कि इसका अंततः
प्रभाव इसका राजनीतिक भी पड़ा और कालांतर में यह समाज को सुधारने के साथ-साथ देश की तरक्की, देश की विकास के लिए भी बौद्धिक, सामाजिक जीवन को भी काफ़ी हद तक अच्छे से प्रभावित किया। हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और उसके बाद अब 1883 में राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया गया। 1876 में ही दरअसल उस समय के जो प्रभावशाली वक्ता नेता के रूप में थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन स्थापित की थी और उसी इंडियन एसोसिएशन से बाद में कालांतर में प्रभावित होकर, उससे प्रेरित होकर और एयू ह्यूम भी थे, वे भी उनकी भी एक अलग भूमिका थी कि वे भी चाहते थे कि अपने तरह के कर्मचारियों की फौज तैयार करना, जिससे कि यहाँ की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर नियंत्रण पा सके। इसके लिए कई कारणों से 1885 में 28 दिसंबर को आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था और ऐतिहासिक रूप से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी संघर्ष, अपनी लड़ाई लड़ते 1947 में अंततः अपने नेतृत्व में भारत को आजादी दिलाई। यहाँ पर इनके साथ-साथ कई एक अन्य संस्थाएं भी थी जो उस समय वर्तमान में जो भारत में कुप्रथा चल रही थी, सामाजिक कुप्रथा कहें तो उसका वे लोग विरोध कर रहे थे और यहीं पर इसी संदर्भ में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम आता है, गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम आता है और गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दल का नेतृत्व करते थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले ही कहलाते हैं और गोखले सुधारवादी न होकर राजनीति के माध्यम को ज्यादा तवज्जो देते थे, ज्यादा महत्व देते थे। इनके साथ-साथ आप दयानंद सरस्वती को देखते हैं जिन्होंने कि 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज उसके बाद आर्य समाज दयानंद सरस्वती जिसका नारा ही था वेदों की ओर लौटो। कहने का मतलब दयानंद ने वेदों को केंद्र बनाया, हिंदू धर्म को उनकी तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों से निपटने के लिए वेदों को आधार बनाया और उन्होंने इस कुरीतियों से निपटने का बीड़ा उठाया। उधर रामकृष्ण परमहंस का भी बात आता है, स्वामी विवेकानंद का हिंदू चिंतन आप देखते हैं जिन्होंने की शैक्षिक सामाजिक गतिविधियां चलाई और लोगों को विकास के केंद्र में, लोगों को अपने अधिकार का एहसास दिलाया, उनमें चेतना जगाने का प्रयास किया। कहीं न कहीं यह राष्ट्रवाद थी, लेकिन इनका धार्मिक आधार था, लेकिन इसकी राष्ट्रवाद को खारिज आप नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि लाल बाल पाल जैसे नेता के भी बाद में आते हैं। खैर, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने औपनिवेशिक शासन को आर्थिक शोषण के लिए जिम्मेवार ठहराया। इसके बाद हम यह देखते हैं कि रानाडे ने सीधे तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण का भी आरोप लगाया ब्रिटिश शासन पर और धीरे धीरे सामाजिक सुधार की भावना जहां सत्ता से प्रेरित हुई, उससे उम्मीद जगी कि यह सुधार किया जाए, वही समाज सुधार की भावना कालांतर में समाजी आंदोलन के बाद राजनीतिक आंदोलन का रूप लिया और आप देखते हैं कि यह राजनीतिक आंदोलन अंततः देश को आज़ादी दिलाई और फिर बाद में हम लोग विकास के नए नए दरवाजे खोलते हैं आज़ादी के बाद। एक राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती विकास अधिकारों और भागीदारी के संदर्भ में 1.2 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिष्ठापना। कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संघर्षरत हुआ, कैसे इसमें क्रमबद्ध रूप से विकास होते गया। हम देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के माध्यम से अपनी मांगों को रखा जाने लगा, एक सशक्त मंच मिल गया था। शुरू में तो यह एक मंच था, लेकिन कालांतर में यही राजनीतिक आंदोलन का रूप लेता चला गया। आज़ादी की लड़ाई को इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एकीकृत नेतृत्व प्रदान किया और पहले तो लगता है कि नरमपंथी के रूप में काम किया, फिर इसमें गर्मपंथी के रूप में भी लोग आए और एक सबसे बड़ी बात रही कि संविधान वाद के तहत इन लोगों ने अपनी मांगें निरंतर जारी रखी
शासन में, प्रशासन में, विधायी क्षेत्र में भारतीयों को भी उसमें जगह मिले, भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, इस बारे में आंदोलन होते चला गया, मांगे उठती चली गई। इसके पहले भी देखते हैं तो 1861 में भी भारतीयों ने अपनी समुचित प्रतिनिधित्व मांग शुरू कर दी थी। शिक्षित अभिजात वर्ग ने भारतीय जनता के सभी वर्गों के साथ मिलकर एक संगठन बनाकर अपनी मांगें निरंतर जारी रखी। 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ था। उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत उसी समय से हुई थी। और आप जानते हैं कि वायसराय के विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के तहत सीधे 12 ऐसे सदस्य भी उसमें चयनित किए जाने लगे और उनका कार्यकाल 2 वर्ष तक रखा गया था। और आज जो कैबिनेट सिस्टम को हम देखते हैं तो इसी तरह की उस समय पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई थी और लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले इस पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी। हालांकि वे एलिट क्लास के रूप में प्रतिनिधित्व की मांग वहां पर कर रहे थे और कामगार और खेतिहर मजदूर का मुद्दे को ज़्यादा नहीं ला सके। ऐसा इसलिए कि उन्हें लगता था कि ये सब स्थानीय मुद्दे हैं। हालांकि व्यक्तिगत दृष्टि से राष्ट्रवादी सभी लोगों के लोक कल्याण कार्यों के लिए संघर्षरत रहे। एकदम संविधानवादी नीति अपनाते हुए कांग्रेस के उस समय के नरम दल धरे नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के संविधानवादी विशेषज्ञों के साथ एक तरह से काम किया। औपनिवेशिक शासन से सीधे टक्कर नहीं ले ली, वे अनुचित दबाव नहीं डालते थे, वे आंदोलन की रणनीति नहीं अपनाते थे। इसके बदले उस समय अनुनय की रणनीति वे लोग अपनाए, याचिका अनुनय आग्रह करते थे और सरकार से निवेदन करते थे। उस समय इनकी मांग थी कि भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की भी पहुंच हो और यह संभ्रांतवादी मांग थी। इसलिए मांग थी कि इसमें सारे लोग नहीं जा सकते थे, जो पढ़े लिखे थे, विशेष संभ्रांत वर्ग के थे, वही इसमें जा सकते थे। हालांकि हम देखते हैं कि बाद में अंग्रेजों ने इसे मान भी लिया था ब्रिटिश सरकार ने और भारतीय लोगों के ICS में नियुक्ति भी की जाने लगी थी। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं, अगर श्रमिक वर्ग की बात करें, संगठन की बात करें, तो वे कहीं न कहीं उनके मुद्दे ये लोग से छूट गया था, गौन हो गया था थोड़ी देर के लिए। और संगठन बगान हो या औद्योगिक श्रमिक वर्ग की दशा हो, इस संबंधों को लेकर उस तरह तेजी से आक्रामक नहीं हो पाए और इसका कारण यही था कि उन्हें लगता था कि ये मुद्दे स्थानीय है। और 1893 में हम देखते हैं कांग्रेस ने सरकार द्वारा जो भूधारक थे उसे बचाने के लिए भूमि हेतु अस्थायी बंदोबस्त संबंधी एक प्रचलितकरण की मांग की थी। 1895 में हम देखते हैं कि इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत एनी बेसेंट ने की और ये एनी बेसेंट का वहाँ पर अगर हम देखें होम रूल के रूप में इन्होंने कहा कि संविधान एक संभावना उसी समय दिखी और एक प्रारूप इन्होंने लाया कि इस तरह की बातें हम भारतीयों की, हर भारतीयों को भी मिलनी चाहिए, जैसे कि हर नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और उसे स्वामित्व का अधिकार मिले, कानून के समक्ष और सार्वजनिक पदों पर भर्ती के लिए समानता हो, दावा की बात हो, याचिका की बात हो, शिकायत करने की बात हो, ये सब का अधिकार मिले, निजी संपत्ति का अधिकार मिले। तो इन सब बातों की बातें हुई थी वहाँ पर। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरह अनुनय विनय इससे शुरुआत की, वहीं धीरे धीरे नरम दल के साथ गरम दल वाले लाल बाल पाल के नाम से भी आप देखते हैं कि क्रांतिकारी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता आए और जैसे कि तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसे भी नारे लगाने जाने लगे। और आप देखते हैं कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने भंग की नीति लाई तो सारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह गुस्से की लहर आ गई थी। अंग्रेजों को भंग की नीति वापस लेनी पड़ी। हालांकि 1911 में फिर 1912 में भंग हो गया, बंगाल और बिहार को अलग कर दिया गया था 1912। 1909 में भी पार्लियामेंटो एक्ट लाया जाता है। वहाँ पर भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की काउंसिल में
लाने की फैसला किया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की बात आती है। वहाँ पर भी दोनों धरा पर अपनी कांग्रेस में ही गरम दल नरम दल के बीच फिर विरोधाभास होती है। हालांकि अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को उस समय लड़ना पड़ गया था। उसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। इसके पहले आप देखते हैं वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, वहाँ पर उनमें भारत सरकार अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कांग्रेस ने मांग किया कि नए भारत सरकार अधिनियम में भारतीयों की अधिकारों की घोषणा हो, और जिसमें कई अन्य बातों के साथ साथ यह हो कानून के समक्ष समानता की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, जीवन और स्वामित्व के संबंध में संरक्षण मिले, भाषण वो प्रेस की स्वतंत्रता हो। इन सब अधिकारों की मांग 1918 में कांग्रेस द्वारा की जाने लगी थी। 1919 का गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट एक तरह से विदेशी प्रभुत्व की बात तो रही, लेकिन एक तरह से छोटे संसदीय शासन की शुरुआत हुई। एक 2 सदन वाली केंद्रीय विधायिका का गठन हुआ, जिसमें जो नामजद सदस्य होते थे उनके साथ साथ सामान्य और विशेष मतदाता मंडल के जरिए चुने हुए प्रतिनिधि भी की भी संख्या होने लगी। प्रांतीय स्तर पर स्वशासन का दायरा बढ़ाया गया। हम देखते हैं कि इसी अधिनियम, हालांकि यह समझ लें कि यह 1921 में पूर्णतः लागू हुआ था, और 1919 के अधिनियम में ही सिख को और ईसाई को आरक्षण दिया गया था। यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि इसी अधिनियम में पहली बार महिलाओं को भी निर्वाचन में प्रावधान किया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का एक तरह से हम कहें तो विस्तार किया गया था। और इसी में पहली बार वायसराय के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए थे। 8 में से 3 सदस्य भारतीय होते थे, और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। द्वैत शासन क्या होता है कि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कानून बनाते थे, और हस्तांतरित विषय पर मंत्रिमंडल की सलाह से कानून बनाए जाते थे। और पहली बार उत्तरदायी सरकार का कहें तो एक तरह से गठन किया गया था। द्विसदनीय व्यवस्था की गठन की गई थी, जिसमें उच्च सदन के रूप में राज्य परिषद और निम्न सदन के रूप में केंद्रीय विधानसभा। उच्च सदन के रूप में जो राज्य परिषद थी उसकी संख्या 60 थी, उसमें 33 निर्वाचित होते थे, 27 मनोनीत सदस्य होते थे। वहीं निम्न सदन के रूप में जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें कुल सदस्य 145 का प्रावधान था, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत होते थे। हम देखते हैं कि किस तरह 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून बना है, और जब उनका भारतीयों ने विरोध किया तो 13 अप्रैल 1919 का वह जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हजारों निर्दोष भारतवासियों पर बर्बरतापूर्वक जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। देश में विद्रोह तनाव का स्थिति चरम पर पहुंच गई थी। जितना अंग्रेज द्वारा दमन किया जा रहा था, देश में तनाव भी उतना ही बढ़ रहा था। यह तनाव कांग्रेस पार्टी में भी दिख रहा था। यही समय नरमपंथी और गर्मपंथी के कारण यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी में भी अंदरूनी तनाव हो रहा था। इसी सब क्रम में हम यह देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह कर गांधी जी भी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। भारतीय समाज, भारतीय राजनीति में जो संघर्ष चल रहा था, यहाँ पर गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभानी शुरू की, और गांधी जी को लगा कि ब्रिटिश हुकूमत इतनी ताकतवर है, इतनी निरक्षरतापूर्वक व्यवहार करती है कि इन्हें ताकत पर नहीं झुकाया जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने व्यापक जन समर्थन को भी आवश्यक माना। इसके लिए वे नैतिक दबाव को अपना हथियार बनाया, अपनी उसी सत्याग्रह पर चलना शुरू किया। और हम देखते हैं कि फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से उसे झुकाने का प्रयास किया। यह अलग बात रही कि चौरा चौरी के हिंसा ने उन्हें अपने आंदोलन को वापस करने को मजबूर कर दिया, लेकिन उन्होंने ये दिखा दिया कि हम सत्य के बल पर ही आपसे लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे भी। इस असाधारण ऊर्जा के धनी व्यक्ति ने नैतिकता के नाम पर जनता से त्याग करने की भावना
को अमल में लाने की बात कही। अब बाद में भी देखते हैं गांधी जी ने कई प्रकार के अनुशासनबद्ध तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन को आगे भी जारी रखा। यहाँ पर 1925 का जिक्र करते हैं, जब मोहनदास करमचंद गांधी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। वहाँ पर जो एक उप समिति बनाई गई, वहाँ एक भारतीय राष्ट्रकुल विधेयक तैयार किया गया। राष्ट्रकुल विधेयक में प्रावधान यह किया गया था कि गांव से लेकर पूरे देश तक एक स्वशासन की भावना हो। जैसे ग्राम स्तर से ऊपर तक स्वशासन इस तरह की कि गांव हो, उसके ऊपर तालुका हो, उसके ऊपर जिला हो, उसके ऊपर प्रांत हो, उसके ऊपर भारत देश हो हमारा। तो इस तरह क्रमबद्ध रूप से सबों का विकास हो। और उन्होंने सबों के लिए स्वतंत्रता के का अधिकार की बात कही, आवास की बात कही, और संपत्ति की सुरक्षा, विवेकता, धर्म में विश्वास अपनाए बनाए रखने की स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निशस्त्र होकर संघ बनाने की, समिति बनाने की स्वतंत्रता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग की, सड़क, सार्वजनिक स्थल, न्यायालय इत्यादि का प्रयोग किए जाने की बात कही। इस तरह की मांगे जारी रखी और कानून के समक्ष सभी लोग समान माना जाए, भेदभाव नहीं किया जाए, इस तरह की मांगे भी निरंतर जारी रही। अपनी इन मांगों को भारतीय नेताओं ने आगे भी जारी रखी। हम देखते हैं कि 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, उन्होंने भी वहां अपनी मांग को समाविष्ट किया। सभी नागरिकों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, कार्यातर विधि के अधीन दंड के संबंध में संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार, सत्ता अथवा सम्मान संबंधी पद के मामले में और किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को चलाने के मामले में जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर व्यक्तियों के साथ निष्पक्ष प्रभाव रखने, सार्वजनिक मांग, सार्वजनिक कुओं, सार्वजनिक स्थल पर सभी नागरिकों को समान तरीके से प्रवेश देने, आर्थिक दशाओं को बेहतर बनाने आदि की मांगे स्वतंत्रता पूर्वक और नियमानुसार चलाए जाने की बात होती रही। सामाजिक और राजनीतिक मांग निरंतर जारी रही। हालांकि यह बात भी रही कि इतनी अधिक मांगे थी कि यह विशेष तौर पर यदि विशेषीकृत किया जाए तो यह सब भ्रांतवादी मांगे दिखती है। वहीं जब गांधी जी राजनीति में प्रवेश किए और स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में लाए, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि गांधी जी ने आम आदमी को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ कर रखने में कामयाबी हासिल की। आम आदमी की सामाजिक आर्थिक समस्या को ये इन्होंने मुखर रूप से सामने लाया, जनता तक भी अपनी बातें पहुंचाई और जनता की मांगों को भी मुख्य धारा में लाया। और एक तरह से कहें तो यह परंपरा और आधुनिकता का को सम्मिश्रण करने में गांधी जी ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की। MPS 003 पुस्तिका 1 इकाई 1 राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती, विकास, अधिकार और भागीदारी के संदर्भ में 1.3 गांधी जी का योगदान देखते हैं। इसमें हम लोगों ने देखा कि गांधी जी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आने के बाद समाज का हर एक तबका इसमें जुड़ा और गांधी जी ने राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में सबों को साथ लेकर अपनी नीति को अमल में लाया। गांधी जी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में अपने आप को सक्रिय रखा। भारत आने के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश नील उत्पादकों के शोषण की जो स्थिति थी, उन किसानों को, नील उत्पादक किसान को शोषण से बचाने के लिए बिहार में वे चंपारण में सत्याग्रह करने आते हैं और सरकार के खिलाफ गुजरात में खेरा में किसान सत्याग्रह का आरंभ करते हैं। अहमदाबाद में साराभाई कपड़ा मिल था, वहां श्रमिक का जब विवाद हो जाता है तो वहां वे हस्तक्षेप करते हैं और सबों में अपनी सत्याग्रही अवधारणा को अमल में लाते हैं और नैतिक दबाव देकर जीत हासिल करते हैं। मजदूरों के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में वे विजयी होते हैं। हम देखते हैं चंपारण आंदोलन की बात हो अथवा गुजरात में खेरा
किसान सत्याग्रह की बात हो, यह कृषक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी। और वहीं श्रमिक का विवाद सारा भाई कपड़ा मिल अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद जैसे कि आप जानते हैं कि सूती कपड़ा उद्योग वहाँ था, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ये अलग बात रही कि कालांतर में ब्रिटिश सरकार के बाद वहाँ पर बहुत सी जो कपड़ा का निर्माण होता था उस पे प्रतिबंध एक तरह से कहें, और वह खत्म हो गया, समाप्त हो गया एक तरह से भारत का मैनचेस्टर। और कई एक कारण रहे हालांकि इसके बारे में। खैर, यहाँ पर 85% 95% जनता चूंकि इसी सबसे जुड़ी हुई थी, मजदूर थे, वे किसान थे। और हम देखते हैं कि गांधी जी यहाँ पर स्पष्ट अपनी राय रखते हैं, उनका साथ देते हैं, साम्राज्यवादी नीति का जबरदस्त खुलकर विरोध करते हैं और नैतिक दबाव देकर उसका सुखद अंत भी करते हैं। यह तीनों घटनाएं गांधी जी के शुरुआती जीवन से भारतीय आंदोलन के संदर्भ में कहें तो यह शुरुआती वह दौर था जहां की उनकी नीति स्पष्ट रूप से साम्राज्यवाद विरोधी के रूप में दिखती है। और विचार भिन्नता में वहां पे देखते हैं उस समय अनुनय के माध्यम से काम लिया जाता था। वहीं भारतीय समाज में वे वर्ग संघर्ष जैसे स्थिति को सही नहीं मानते हैं। और महात्मा गांधी ने न्यायशीलता का सिद्धांत दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आप जानते होंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वही अनुभव को इन्होंने बाद में अपनाया। न्यायशीलता सिद्धांत क्या है? तो जो धारक वर्ग हैं, जो उसके वास्तविक हकदार हैं, उनको एक तरह से उन्होंने सलाह दी है कि कामगार वर्ग के हित में राष्ट्रीय धन संपदा के न्यासियों के रूप में व्यवहार करें। आपके पास बहुत अधिक धन है तो वह आपका नहीं है, वह जो उसमें काम कर रहा है वो उसका है, और आप तो सिर्फ धन के न्यासी के रूप में रहिए। और संभवतः यही वजह रहा कि ऐसा कहा जाता है कि अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर संघ 1920 में जब अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना हुई तो भी वे उनसे दूर ही रहे। ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस के अन्य नेतागण भी इसमें शामिल नहीं हुए, जबकि कांग्रेस उन्हीं किसान उन्हीं खेतिहर के लिए लड़े थे, उनके लिए सत्याग्रह भी किए थे। और स्वतंत्रता आंदोलन की समाप्ति के आसपास हम देखते हैं कि इन्हीं कांग्रेस के द्वारा फिर पुनः भूमि सुधार हेतु भी मांग उठाई जाती है। आप देखते हैं कि जमींदारी उन्मूलन की बात आती है, मध्यस्थकारी अधिकार के उन्मूलन की बात आती है, भूमि के हर बारों को स्वामित्व प्रदान करने की बात आती है। और आप 1893 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अस्थाई बंदोबस्त की नीति की मांग को भी देख सकते हैं। और ऐसा उस समय ऐसा इसीलिए किया गया था कि रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भूमि मालिकों को परेशान करने वाली लूट खसोट की से भूमि धारकों की एक तरह से रक्षा की जा सके। गांधी जी का स्वराज सार देखें तो आप जानते हैं कि दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और जिसमें कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता का व्रत लिया था। और वहीं 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में गांधी जी ने स्वतंत्रता के संदर्भ में, स्वराज के संदर्भ में अपने अवबोधन को कई रूपों में प्रस्तुत किया था। उनकी मुख्य जो मांगे थी उसमें जो बातें थी उसमें जो कही गई थी संपूर्ण निषेध की बातें, पाउंड रुपया विनिमय अनुपात को 1 शिलिंग 6 पेंस से 1 शिलिंग 4 पेंस तक घटाने की डिमांड की गई थी। भूमि लगान को कम से कम 50% घटाने की बात, नमक कर की समाप्ति की मांग की गई थी, और सैन्य खर्च को 50% घटाने की मांग की गई थी। उच्चतम श्रेणी के सेवाओं के वेतनों में आधी कटौती ताकि लगान से मेल खा सके। विदेशी कपड़ों पर संरक्षणात्मक शुल्क दर, तटीय शुल्क दर, आरक्षण विधेयक की अधिनियम, सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त करना, हत्या अथवा हत्या प्रयास के दोषियों को बचाने की डिमांड मांग की गई थी। आम न्यायिक अदालतों द्वारा सुनवाई तथा सभी राजनीतिक अभियोजनों का प्रत्याहार, सीआईडी संबंधी नियंत्रण की समाप्ति। तो हम देखते हैं कि इस तरह कई एक मांगे गांधी जी ने उठाई थी 1930 में। और
आत्मरक्षा के लिए बंदूक, पिस्तौल आदि के प्रयोगार्थ लाइसेंस का निर्गमन की बात कही गई थी। उनकी ये सारी मांगे आर्थिक तौर पर जुड़ी हुई थी, आर्थिक डिमांड थी। साथ ही साम्राज्यवादी शक्ति का विरोध करना भी उनकी नीति में थी। अब हम लोग देखते हैं कांग्रेस का कराची संकल्प। दरअसल 1931 में कराची अधिवेशन का यह प्रस्ताव कांग्रेस की राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो कि बाद के वर्षों में भी हमें यह बरकरार दिखता है। यह आर्थिक राजनीतिक जीवन का दस्तावेज था, ही साथ साथ आर्थिक जीवन का संगठन न्याय सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए, इस बात पर भी बल देना चाहिए। अर्थात आप गांधी जी का न्याय सिद्धांत देखे होंगे, मतलब कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार संपत्ति का अपने हित में प्रयोग तो कीजिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक संपत्ति है उसे समाज के लिए, जन कल्याण के लिए आप सौंप दें। आप चूंकि हर एक लोग आपकी तरह ईश्वर की ही संतान है, वो भी है। यदि उसके पास आर्थिक संसाधन नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह तिरस्कृत योग्य है। आपके पास अधिक है तो आप अपने जितना उपभोग कर सकते हैं उसके से जो अलग होता है, आप जन कल्याण, सामाजिक कल्याण के लिए भी सोचें, उसके लिए भी आप प्रयोग करें। इन व्यक्तिगत भावनाओं के साथ साथ इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किए गए थे वो आर्थिक थे, और जैसे राज्य में जो कामगार था उनके हितों की रक्षा करने की बात की गई थी। औद्योगिक घरानों में, औद्योगिक कल कारखानों में जो मजदूरी थे उसके लिए श्रम के नियत घंटे तय करने की बात हुई थी। कार के लिए स्वस्थप्रद दशाएं बनाने की बात हुई थी, और जो विवाद है उसको उपयुक्त ढंग से निपटाने की बात हुई थी। सामाजिक बीमा कराने की बात, साथ ही दास्ता प्रथा जैसी दशाओं से मुक्ति, कृषि श्रमिकों की मुक्ति, महिला कर्मियों की हितों की रक्षा का वायदा किया गया था। कारखानों एवं खदानों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी। किसान और मजदूर इन्हें संघ बनाने के लिए स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी, और किसानों को कृषि भूमि पर बोझ नहीं समझा जाए, इसे उचित समंजन दिया जाए। लगान और राजस्व की सीमा नैतिकता के अनुरूप हो, किसान को तुरंत राहत मिले, और श्रमिक कृषि आयकर को लागू करने का आश्वासन मिले। एक निश्चित सीमा से ऊपर संपत्ति पर क्रम विन्यास की दर से विचार किया जाए घर पर, और ऋणग्रस्तता, सूदखोरी पर काबू किया जाए। सैन्य खर्च को घटाया जाए। राज्य अपने नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान करे। असैनिक सेवा कर्मियों की वेतन की अधिकतम सीमा 500 रुपया होगी। यही राज्य विदेशी कपड़ों के मुकाबले देसी कपड़ों का संरक्षण करेगा। देसी उद्योग को भी विकसित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाए, उसे प्रतिस्पर्धा के खिलाफ उसकी रक्षा की जाए। मद्यपेय का निषेध किया जाए। मुद्रा विनिमय राष्ट्रीय हित में नियमन किया जाए। राज्य के मुख्य उद्योग, खनिज, सेवा संसाधन, रेलवे, जलमार्ग, जहाजरानी, इन सबों के साधनों पर नियंत्रण किया जाए। और हम देखते हैं कि एक तरह से यह राजनीतिक आजादी की मांग थी, आर्थिक आजादी की मांग थी, और इसके तहत ही अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, कानून के समक्ष जाति, लिंग, धर्म आधार के आधार पर समानता की बात, और राज्य से ऐसी अपेक्षा की गई थी कि आप सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहें। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात लाने की बात कही गई थी, और सबों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी की बात कही गई थी। जोत में लगान से मुक्ति, किसानों को कर्ज से राहत, और काम के नियमित घंटे, इस तरह की बातें कर कर एक तरह से सामाजिक दशाओं को सुधारने का प्रयास किया गया था। इनके साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि की सुरक्षा का भी वायदा किया गया था। और हम देखते हैं कि यह जन कल्याण की नीति थी, और लोगों ने भी इन पर भरोसा किया। हम देखते हैं कि उसके बाद 1937 में जब कांग्रेस पार्टी वहां पर कई प्रांतों में सत्ता में आ गई, तो कुछ एक वायदों को पूरा करने का प्रयास भी किया गया। हालांकि यह इतने जन कल्याण की, सामाजिकता के लेकर था, व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने वाली बात थी कि औपनिवेशिक शासन में इसकी पूर्ति कदापि संभव नहीं थी और नहीं हुई। लेकिन जब आज़ादी मिली तो अपने तमाम उन बातों को अमल में लाने का प्रयास किया और उन्हें लाया। कांग्रेस संकल्प
एक तरह से अभी जो हमें मौलिक अधिकार मिली हुई थी, इसकी एक रूपरेखा 1931 में ही कांग्रेस अधिवेशन में, कराची कांग्रेस अधिवेशन में खींच दी गई थी। और यह भी समझ लें कि यही कांग्रेस अधिवेशन, यही वह पहला अवसर था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को बताया था कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का मायने क्या होता है। जनता को हर एक प्रकार के शोषण से मुक्ति देने की मांग की गई थी। MPS 003 का 1.5 का एक का पहला भाग है समाजवाद का बोध। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसके प्रति कि भारत में भी समाजवाद के प्रति आकर्षण बढ़ा, उसकी ओर रुचि बढ़ी, और यही कारण रहा कि छोटे छोटे समाजवादी समूह विभिन्न शहरों में उभरने लगे। थोड़ा सा यहाँ पर जान लें कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति की कहानी क्या है। तो यह अपने देश में नहीं घटी थी, बल्कि यह सोवियत संघ में घटी थी यह कहानी। और यह क्रांति हुई थी, बोल्शेविक एक समूह था, बड़े समूह के रूप में, और उनके द्वारा क्रांति की गई थी। इसलिए क्रांति की गई थी कि उस समय तक रूस में राजा होता था, सम्राट कहलाता था, और रूस का सम्राट जार कहलाता था। जार निकोलस द्वितीय का शासन था, वो कहीं न कहीं स्वेच्छाचारी हो गया था, और उसी स्वेच्छाचारी शासन का अंत किया गया था 1917 में, जिसके कारण कि उसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। और उसके बाद सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य की स्थापना होती है, कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना होती है। समाजवादी व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता लाने का प्रयास किया जाता है। और उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी, वहां कुलीन के रूप में, उच्च मध्य वर्ग के रूप में, किसान के रूप में, तो कुलीन और उच्च मध्य वर्ग का तो शोषण नहीं होता था, लेकिन जो किसान के रूप में थे उनका शोषण होता था। यही कारण है कि व्यापक पैमाने पर वहां क्रांति हुई और समाजवाद लाई गई, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की आकांक्षा लिए, और उससे प्रभावित होकर अपने देश में भी समाजवाद के प्रति रुझान बढ़ा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बातें कही गई है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना का समाप्ति के बाद भारत में भी उसी संदर्भ में नियोजन हेतु एक उमंग भरने का कार्य हुआ। तो यह समझ लें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, सोवियत संघ का प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 तक चला था। उस समय रूस के शासक थे स्टालिन। स्टालिन भी दुनिया के स्तर पर, विश्व के स्तर पर एक कठोर शासक के रूप में जाना जाता है। 1922 से 1953 तक वे सोवियत संघ पर शासन करते रहे, और यह कहानी है 1928 से 1932 की। वहां पर जब यह पंचवर्षीय योजना अच्छी तरीके से हुआ, या कि पंचवर्षीय योजना वह भली भांति सफल रही, जो योजना बनाई गई विकास का वह सफल रहा, और उससे प्रभावित हुआ कौन? भारत के भी समाजवादी। और दरअसल हुआ यह था कि 1930 में वैश्विक स्तर पर भी अकाल की स्थिति बनी, लेकिन सोवियत संघ उससे प्रभावित नहीं हुआ। कृषक, श्रमिक की जो स्थिति थी, वहां पर इस तरह की व्यवस्था बताने की कोशिश की, दर्शाने की कोशिश की गई कि स्थिति यहाँ खराब नहीं हुई है, स्थिति संभली हुई है। और यही कारण रहा कि सोवियत संघ में समाजवादी व्यवस्था को निरंतर बल मिलते रह गया। और कहा जाता है कि उद्योग धंधे, औद्योगिक कल कारखाने वहां पर उस अवस्था में काफी तेजी से बढ़ी। 1928 से 1940 तक उद्योग, निर्माण, परिवहन विभाग में सोवियत संघ के जो श्रमिक थे वो काफी अधिक संख्या में लगाए गए, और उनका यह पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष की जो योजना बनाई गई ही थी, इसलिए कि 1 अक्टूबर 1928 को ये हुआ था लागू योजना, और 31 दिसंबर 1932 तक चली थी। तो औद्योगिकरण की शुरुआत की जाए, और इसीलिए, और स्टालिन ने एक तरह से क्रांति लाई वहां पर। और उस समय तक जब योजना शुरू हुई थी तो विश्व स्तर पर औद्योगिकरण वहां पर नहीं हुआ था, वहां पर वह 5वें स्थान पर था दुनिया की दृष्टि से। लेकिन पंचवर्षीय योजना के बाद वह तुरंत ही दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, और उससे आगे सिर्फ अमेरिका रहता है। तो ऐसा लगा कि वहां पर यह सफल है, ऐसी व्यवस्था सफल है, तो यहां भी कुछ उमंग, उत्साह में वृद्धि हुई। इसके बाद देखते हैं कि भारत में भी 1934 में ही एम विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर थे। आप
जानते हैं कि 15 सितंबर पर इंजीनियर थे ये, और आज भी 15 सितंबर को उनकी यादगारी में अभियंता दिवस मनाते हैं इंजीनियर लोग। इन सभी पूरे 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 भारत मनाते हैं। वो इंजीनियर थे, अभियंता दिवस मनाते हैं हम लोग। तो खैर, यहाँ पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्लान इकोनॉमी इन इंडिया, और विश्वेश्वरैया ने ऐसे-ऐसे वहाँ पर काम किए थे कि लगे कि जो है, जैसे कि वहाँ पर 1900 बम्बई प्रेसिडेंसी में एक सिंचाई और विद्युत परियोजना की बात हुई थी, तो वहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक उन्हें अंजाम दिया था। और उन्होंने यह भी उस समय कहा था नदी के संदर्भ में कि कावेरी नदी हो, तो उसका जल का जो है दुरुपयोग नहीं किया जाए। इसके लिए उन्होंने भी बातें कही थी, और उनकी योजना विश्वेश्वरैया योजना को हालांकि किसी भी तरह का समाजवादी योजना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन्होंने भी एक उम्मीद जरूर जगा दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1934 में कांग्रेस पार्टी के भीतर समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। इनका इनके पीछे भी एक कहानी है कि भारत में समाजवादी पार्टी के प्रति रुझान बढ़ती जा रही थी। 1931 में ही बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। 1933 में पंजाब में समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है, और ये सभी कहीं न कहीं राष्ट्रीय जो उसमें कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था, उससे एक तरह से विरोध थे उनकी नीति के प्रति। लेकिन कांग्रेस की भी सफल नीति का परिणाम रहा कि समाजवादी उभर नहीं पा रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही समाजवाद का ये लोग प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा उस समय एकमात्र बड़ी पार्टी के रूप में थी कांग्रेस। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, और इस तरह कई एक क्रांति लाए, उन्होंने आंदोलन चलाए जिसके माध्यम से लोग उनसे जुड़े रहे। हालांकि सोवियत संघ में भी जो आर्थिक संकट से वो निपट गए थे और एक तरह से सफलता का झंडा लहरा रहा था, तो इस कारण से भारतीय जो कुछ राष्ट्रभक्त लोग थे वे समाजवाद के प्रति आकर्षित हो रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1934 में ही कांग्रेस से, उनकी विचारधारा से अलग भावना रख करके एक लोग समाजवादी, इसलिए लोग समाजवादी पार्टी बना लेते हैं, और इसमें जो नेता होते हैं जयप्रकाश नारायण होते हैं, नरेंद्र देव का नाम आता है, राम मनोहर लोहिया का नाम आता है, मीनू मसानी का नाम आता है, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता आदि, इन लोगों का नाम आता है। तो इन लोगों ने एक समाजवादी पार्टी बना ली, और यह कहीं न कहीं गांधी जी की नीति के विरोध में थे। तो और यही कारण रहा कि उन लोग, गांधी जी ने भी कहा कि ये सफर जवाहरलाल नेहरू का भी समर्थन है, तो हम यहाँ पर कांग्रेस में नहीं रहेंगे, और कांग्रेस से ही गांधी ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद देखते हैं कि 1935 में भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जाती है। हालांकि तो इसके बाद इस ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। वैसे अगर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को अगर हम देखें, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी, कानपुर में हुई थी। इसकी स्थापना एम.एन. राय ने की थी, और एम.एन. राय के साथ अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और शफीक सिद्दीकी जैसे नेता थे। हालांकि बाद में हम यह भी देखते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, और कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि अधिकांश विरोध की जो बातें ये लोग करते थे, तो और सोशलिस्ट पार्टी भी यहाँ एक विरोध का केंद्र बन गया था। तो अधिकांश कम्युनिस्ट के जो लोग थे, वे लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में ही मिलकर फिर काम करना शुरू कर दिए थे। यहाँ पर नेहरू जी का बात देखें, तो नेहरू ने भी 1928 में समाजवाद के प्रति बड़ी श्रद्धा दिखाई थी। समाजवाद के प्रति नेहरू का भी जो आकर्षण हुआ, इसका भी एक कारण था कि नेहरू ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। वहाँ वे फेबियनवाद के संपर्क में आए थे, समाजवादी भावना वहीं से उनका आने लगा था। उसके बाद कार्ल मार्क्स का भी उन्होंने अध्ययन किया, यूरोप का दौरा किया। 1926-27 में तो वे रूस जाते हैं, सोवियत से रूस जाते हैं, और वहाँ साम्यवादी विचारों का काफ़ी अधिक इन पर प्रभाव भी पड़ता है। और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि यही कारण रहा कि संविधान सभा के गठन तक नेहरू मार्क्सवादी रुझान को पूर्णतः त्याग नहीं सके, और हालांकि कुछ-कुछ इन्होंने व्यावहारिकता को अपनाया और अपने देश को नए स्वरूप में गढ़ा। लेकिन नेहरू ने समाजवादी आदर्शों का अपने रूप में इन्होंने अपने देश में ढाला। अपने आदर्श को लेकर कभी एक तो किसी तरह की कट्टरता के रूप में ये नहीं जाने जाते हैं, बल्कि व्यावहारिक ढंग से इन्हें मूर्त स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने उन वास्तविक समस्या को समझा, सामाजिक जीवन को समझा, और सिद्धांत से ज़्यादा उन्होंने व्यावहारिकता को अपनाया। वे एक प्रतिबद्ध समाजवादी के रूप में तो दिखते हैं, लेकिन
वे ईद के साथ-साथ लोकतंत्र के आदर्श को भी अपनाते हैं, मानते दिखते हैं। जनता की आर्थिक बेहतरी को उन्होंने हमेशा सर्वोपरि माना। उनका मानना भी था नेहरू का कि लोकतांत्रिक संविधान आर्थिक समानता के रूप में भी होनी चाहिए। यह नहीं रहेगा तो फिर नहीं हो सकता है। तो हालाँकि यहाँ पर ऐसी भी बातें हुई कि उन्होंने जैसे कि न लखनऊ अधिवेशन में जब वो अपने अध्यक्षीय भाषण दे रहा था तो वो अपने बात को रखते हुए कहे थे कि विश्व की समस्याओं को और भारत की समस्याओं का हल समाजवाद में ही निहित है। और कई कांग्रेस पार्टी में भी कई बात मतभेद हो गए उनके विचार को लेकर। विशेष करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उनका मतभेद हो गया था और पूंजीवाद की भावना, समाजवाद की प्रकृति के साथ उनके मतभेद दिखते हैं। और यही कारण था कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था फैजपुर में 27-28 दिसंबर 1936 को फैजपुर में, तो वहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए पटेल और नेहरू दोनों आए थे। प्रतिस्पर्धा का वातावरण था। लेकिन नेहरू ने जब कहा कि समाजवाद की अपनी बातें कही कि यह सिर्फ सैद्धांतिक घोषणा पत्र नहीं है, हम वास्तविक में चाह क्या रहे, तो फिर पटेल वहां पर से फिर वापस हो गए थे। हालांकि इस सामाजिक मुद्दे पर दोनों की सहमति रहती थी। समाजवादी मुद्दे पर सहमति थी। अब देखते हैं कि चंपारण या बारदोली में किसान का संग्रह हुआ, तो वहां पर भी दोनों एक मत ही था, दोनों ने सत्याग्रह का समर्थन किया था। और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि संविधान में समाजवादी तत्व आता, लेकिन पटेल चाहते थे आया, नेहरू नहीं चाहते थे और इसी कारण नहीं आ सका। पटेल के रूढ़िवादी प्रभाव के कारण ही ये वो मुखर नहीं हो पा रहे थे। और नेहरू ने कहा था कि उनकी इच्छा का सम्मान करने के कारण ही संविधान के उद्देश्य में प्रस्ताव में समाजवाद का जिक्र नहीं किया। ऐसी भी बातें कही जाती है। हालांकि कालांतर में ऐसी व्यवस्था की गई अपने देश में। आप देखते हैं कि समाजवादी आग्रह को स्थान दिया गया, एक लोकतांत्रिक संविधान को रचा गया ताकि भविष्य के में देश के जो नागरिक हो वो अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी आवश्यकता के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक अपना विकास कर सके और देश को एक समाजवादी रंग में रंगा जा सके। और संविधान की रचना अपनी मानवतावादी, अपनी सामाजिक अवधारणा, अपनी लोकतांत्रिक विचारधारा के तमाम आदर्श को अपनाते हुए की भी गई है। और ऐसी बातें कही जाती है कि नेहरू ने जो संगठित कामगार थे, श्रमिक थे और किसान थे, इन दोनों का गठबंधन बनाकर व्यापक स्तर पर साम्राज्यवादी ताकत के विरुद्ध लड़ने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने का भी आह्वान किया था। अब देखते हैं 1.5.1 योजना का विचार। तो यहाँ पर ऐसा हम कह सकते हैं कि जो योजना बनाने की बात हुई, नियोजन की बात होती है, प्लान बनाने की बात होती है, तो ये 1934 में भारत में लोकप्रिय हुआ। और देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भारतीय राजनीतिक पटल पर जो एक युवक सामने आता है वो होता है सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। भारत के लिए राष्ट्रीय योजना विकसित करने का पहला प्रयास का श्रेय 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और यहाँ पर एक और विद्वान थे, प्रोफेसर केटी शाह उसके सचिव थे। और यहाँ पर हालांकि ऐसी बातें हुई कि कई वैचारिक तनाव की स्थिति थी जो कांग्रेस में होती ही रहती थी। उसके बाद वहां पर हम देखते हैं कि अगले वर्ष सुभाष चंद्र बोस उसकी अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिए। और इसके एक वर्ष के बाद देखते हैं कांग्रेस सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन सरकार ने भारत की भागीदारी की जबरदस्ती बातें कही थी कि नहीं भारत को लेना ही पड़ेगा उसमें, तो यहाँ पर इस मुद्दे पर भी उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रीय योजना समिति का कार्य बाधित हुआ था। हालांकि राष्ट्रीय योजना समिति के अनेक उप समिति ने अपनी रिपोर्टें तैयार की और कहा जाता है कि 48-49 में इस तरह की बातें पुनः फिर सामने आई। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो बंबई योजना का भी जिक्र आता है 1944 में। 1944 में बंबई योजना आती है। बंबई योजना, इसे देश का पहला स्वदेशी इकोनॉमी रोड मैप कहा जाता है। और इसमें 8 लोग थे, उद्योगपति थे ये लोग। आज आप जिसे जानते हैं जे.आर.डी. टाटा थे, जी.डी. बिरला थे, घनश्याम दास बिरला, जे.आर.डी. टाटा और अर्देशिर दलाल, लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लाला भाई, अर्देशिर दरबसा श्राव, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जॉन मथाई, ये लोग थे। और इन लोगों ने
एक योजना बनाई कि इसके माध्यम से हम देश का विकास कर सकते हैं, देश का विकास करेंगे। और बॉम्बे योजना एक ऐसी आर्थिक योजना थी जिससे कि ब्रिटिश सरकार भी हिल गई कि ये लोग इतना बड़ा लक्ष्य तय कर रहे हैं, कृषि का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। और इन्होंने इन लोगों जो योजना बनाई उसमें मूल बातें जो कही गई थी अगले 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय को दोगुना करना है, राष्ट्रीय आय को तिगुना करने का संकल्प दोहराया गया, उत्पादन को दोगुना करना, औद्योगिक क्षेत्र में 5 गुना वृद्धि। तो इस तरह की बातें इसमें कही गई थी। और उद्योग और उपभोक्ता वस्तु दोनों में बांटकर धन संपत्ति की असमानता को कम करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। और कई प्रकार की बातें सुझाव भी दिए गए थे, जैसे कि मृत्यु कर को लागू करना और भूमि संबंधी सुधार करना, कुटीर उद्योग लघु उद्योग का विकास करना और जनसेवा की भावना, जैसे शिक्षा संबंधी बातें इसमें आने की बात थी। मूल उद्योग के राज्य के स्वामित्व के साथ साथ अर्थव्यवस्था का राज्य नियंत्रण और आर्थिक नियंत्रण राज्य द्वारा स्वामित्व प्रबंधन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था, जैसा कि बम्बई ने योजना ने कहा था कि। और इस तरह की कहीं न कहीं यह योजना हम आने वाले दिनों के लिए जिस तरह भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, इसके लिए एक आधार साबित हुआ। अंततः इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना था, सामाजिक विषमताओं को कम करना था। इसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय एमएन राय भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के एक नेता के रूप में उभरते और उसमें वे उग्र मानवतावादी विचार के रूप में आते हैं और उन्होंने भी एक योजना प्रकाशित की जिसे जनता योजना के नाम से जानते हैं। और जनता योजना के माध्यम से इन्होंने बम्बई योजना से अलग इन्होंने कृषि पर जोर दिया और भूमि के राष्ट्रीयकरण एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता के जो ऋण स्थिति थी उसपे समापन हेतु अपनी बात रखे। और इन्होंने कहा कि औद्योगिकरण मुख्यतः राज्य द्वारा ही वित्त पोषित एवं नियंत्रित किया जाना चाहिए। उत्पादन विस्तार समुदाय द्वारा कुल खपत विस्तार का अवसर देने की बात कही गई। जनता के पक्ष में वितरण परिवर्तन के साथ ही किया जाना था और अधिशेष उत्पादन का रोजगार बढ़ाने तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पुनर्निवेश की बात कही गई थी। इस तरह हम देखते हैं कि कई प्रकार की उस समय योजना की विचार आए, उसका क्रियान्वयन कालांतर में किया गया। इस तरह की समाजवादी भावना के माध्यम से पूरे समाज का उन्नति करने की बात सोची गई थी और इसी धरातल पर भारत के विकास की कल्पना की गई। 1.6 गांधीवाद अर्थशास्त्र की प्रकृति। देश के विकास के संदर्भ में नीति नियामकों के संदर्भ में 1930 की स्वतंत्रता सारांश संबंधी गांधी जी का जो कथन था, उनका जो आर्थिक विचार था, उन रूपों में भी चर्चा की गई है। और यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन चूंकि गांधी जी के नेतृत्व में एक लंबे दौर से गुजरा और इसी संदर्भ में उनकी एक पुस्तक 1907 में लिखी पुस्तक 1909 में ही लिखे थे 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखे थे, उनमें उन्होंने अपने विचार को प्रकट किया है और उन्होंने बताया है कि राष्ट्र के जनसाधारण का किस तरह साम्राज्यवादी ताकत द्वारा शोषण किया जा रहा है और यहाँ पर किस तरह वहाँ पर विरोध की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और आप वहाँ पर देखते हैं कि गांधी जी यही कारण रहा कि मशीन का जो विरोध की बात करते हैं और वे कहते हैं कि इंसान का काम इंसान करे, मशीन नहीं। मशीन रहे पर इंसान का काम मशीन द्वारा नहीं हो। और यही कारण रहा कि वे चरखे पर जोर देते नजर आते हैं और ऐसा इसलिए कि जब प्रत्येक आदमी काम करेगा तो उसे मजदूर मिलेगा और एक तरह से उसे काम मिलेगा कहें तो। और गांववासी और खास करके महिलाओं को एक स्वतंत्र अपना अर्थोपार्जन का एक सहारा मिलेगा। यह भी देखा जाता है कि गांधी जी अपने अंतिम समय में ग्राम समुदाय के पुनरुत्थान पर ज़्यादा बल नहीं देते थे, लेकिन यह भी कहना कि उन्होंने हमेशा आम आदमी की उपेक्षा नहीं की और हम देखते हैं कि हमेशा अपने चिंतन के केंद्र में आम आदमी को रखा और लघु एवं कुटीर उद्योग के पुनरुत्थान हेतु अब हमेशा वे बल देते रहे। यह भी कि गांधीवादी
जो थे जेसी कुमारप्पा के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, वहाँ भी उसकी उप समिति ने कृषि विषयक सुधार की सिफारिश की, भूमि सुधार संबंधी नीति की सिफारिश की, जमींदारी एवं अन्य माध्यमिक अधिकारों की समाप्ति की बात कही गई, खेती और किसानों को भूमि दिलाने संबंधी बात कही गई। 1.7 गांधीवादी सामाजिक दर्शन। यहाँ पर गांधी जी की सामाजिक दर्शन देखें तो वे सर्वोदय की बात करते हैं। सर्वोदय के अर्थात सभी के उत्थान की बात करते हैं, और सभी के उत्थान करने का उनका जो सामाजिक दृष्टिकोण था वह यह था कि अंत्योदय की बात वे करते हैं, मतलब जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति तक का उत्थान हो। समाज में कोई भी व्यक्ति पिछड़ापन का शिकार न रहे, सामाजिक रूप से उसे भी वही सम्मान मिले, वही भी सहयोग मिले, वो भी विकास कर सके। और आप देखते हैं कि इसी के तहत वे रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाते हैं। इसके माध्यम से वे सभी लोगों के विकास की कल्पना की एक रूपरेखा खींचते हैं, और यही कारण रहा कि वे अस्पृश्यता निवारण की बात करते हैं। उनके उत्थान की दिशा में वे प्रयत्नरत रहते हैं, और उन्हें वे हरिजन कहकर पुकारते हैं। और हालांकि अब हरिजन शब्द नहीं बोला जाता, अब दलित शब्द बोला जाता है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी के साथ पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता, और इसके माध्यम से अंबेडकर भी समझते हैं कि गांधी जी की नीति सही है। दोनों के गांधी जी भी अंबेडकर को समझाने में सफल रहते हैं कि वे भी उन्हीं के समाज के भाई हैं, वे कोई अलग समुदाय से नहीं आते हैं। और ब्रिटिश भारत की चुनाव प्रणाली में यही कारण है कि उन्हें जो प्रतिष्ठा मिली, जो राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली, वह स्वतंत्रता के बाद भी बरकरार रही। हम यह भी देखते हैं कि चरखे के प्रयोग के कारण महिलाओं को अपने श्रम का महत्व समझ में आया। इसके माध्यम से उन्हें एक हद तक कुछ आर्थिक आज़ादी भी मिली। और यह भी कह सकते हैं गांधी जी का सत्याग्रह ही महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश दिलाया। वे घरेलू बंधन से मुक्त होना शुरू हो गई थी। 1.8 सर्वसम्मति। हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देश की आजादी की आकांक्षा के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता हेतु एक आंदोलन था, और इस राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आवश्यक था कि देश में जितने भी कई स्तर पर जो समूह बट गए थे, उन अपने अपने हितों पर समूह बट गए थे, उन समूहों को एक साथ करना था, उन्हें संगठित करना था, और समाज में कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं उभरे जिससे कि विवाद की स्थिति हो, समाज बटे, जिससे कि लोग आपस में बट जाए। और यदि ऐसा होता तो फिर आंदोलन को एक दूसरे ही दिशा में विमुख किया जा सकता था। हालांकि यह भी समझने वाली बात है कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी राजनीति हो, अर्थशास्त्र के बगैर नहीं चलती, और इसके लिए जरूरी था कि एक बृहद समूह को संगठित किया जाए और उनकी सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं को भी लेकर चलना था, उसे इसका संवेदना महसूस कराना था। और इस तरह हम देखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 3 बड़ी आकांक्षाओं ने आकार लिया, जैसे कि नंबर 1 न्यूनतम राज नियंत्रण हो और राज्य समर्थन के अधीन एक औद्योगिकृत भारत का पूंजीवादी स्वप्न दिखे। वहां पर राज्य कम से कम नियंत्रण करे और राज्य के अधीन, राज्य के नियंत्रण में भारत औद्योगिकीकृत ढांचा बनावे, पूंजीवादी स्वप्न साकार करे। वही दूसरा नंबर अगर देखते हैं, न्यूनतम राज्य नियंत्रण, राज्य का नियंत्रण कम हो और बृहद उद्योग वाली मूल रूप से ग्रामीण एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का गांधीवादी दृष्टिकोण। यहाँ पर राज्य नियंत्रण नहीं हो, न्यूनतम से कम हो या नहीं हो, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिले। और
तीसरा नंबर अगर कहें तो सशक्त राज नियंत्रण हो और उसके राज नियंत्रण में ही औद्योगिक भारत विकास करता प्रतीत हो और इसके साथ साथ वो समाजवादी दृष्टिकोण को भी अपनाए। इस तरह अगर पूरे भारत की परिस्थिति को देखते हैं, आर्थिक विकास प्रक्रिया की जो एक रूपरेखा बनती जा रही थी, जो सर्वसम्मति दिखती थी सभी नेताओं की, उसे हम कई रूपों में देख सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता आवश्यक समझी गई कि सबसे विकास के लिए सबसे जरूरी है राजनीतिक स्वतंत्रता और कुछ एक मात्रों में राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, राष्ट्रीयकृत होना चाहिए वह। और लोग यह भी सोचते थे कि जमींदारी प्रथा की कुप्रथा जैसी व्यवस्था नहीं चले और जिस भूमि और श्रमिक के बीच, मजदूर के बीच जो मध्यस्थ वाला स्थिति थी यह समाप्त हो। और हम देखते हैं कि 1946 में जब प्रांतीय विधानसभा हुआ, वहां पर भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस आर्थिक नीति को रखा। हालांकि यह उस समय को हम पूरा पर्याप्त नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह भी देखते हैं कि 1946 के जब चुनाव हुआ था, ब्रिटिश उस भारतीय से क्षेत्र में उस समय चूंकि हम लोग गुलाम ही थे, तो उसके अधीन ही थे, तो वहां पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। मात्र 15% लोग ही वोट दिए थे और गरीब से गरीब लोग कहीं न कहीं उस समय ओझल थे और वह भी जनसंख्या के 85% लोग थे। तो और हम यह भी देखते हैं कि कांग्रेस हालांकि कम लोगों ने वोट किया था, लेकिन कांग्रेस भारत के सभी प्रांतों में चुनाव जीती थी। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम प्रांतों के साथ साथ उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जहाँ मुस्लिम बहुल प्रांत था, वहां भी कांग्रेस ने ही चुनाव में जीत हासिल की थी। और उस घोषणा पत्र में यह भी देखते हैं आपकी उद्योग की बात हो, कृषि की बात हो, सामाजिक सेवा की बात हो, जन उपयोगिता को बढ़ाने संबंधी कोई बात हो, आधुनिकीकृत व्यवस्था को अपनाने की बात हो, इन सबों का उस घोषणा पत्र में वायदा किया गया था। और हम देखते हैं कि घोषणा पत्र में कहा गया था कि आवश्यक यह भी होगा कि अनेक क्षेत्रों में सामाजिक प्रगति को नियोजित एवं समन्वित किया जाए। व्यक्ति एवं समूह के हाथ में संपत्ति और सत्ता का ही केंद्रीकरण न हो जाए। किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही सत्ता का संकेंद्रण न हो, संपत्ति का संकेंद्रण न हो और खनिज संसाधन, परिवहन साधन, भूमि, उद्योग, राष्ट्रीय गतिविधि का अन्य शाखा इस पर प्रमुख साधन पर समाज नियंत्रण रखे, सामाजिक नियंत्रण स्थापित हो। और हम यही कारण है कि मुख्य और आधारभूत उद्योग, सेवा, खनिज संसाधन, रेल मार्ग, जल मार्ग, जहाज रानी, जन परिवहन जैसे अन्य कई साधन पर नियंत्रण राज्य को, सरकार को अपने पास रखना चाहिए। मुद्रा विनिमय की बात हो, बैंकिंग हो, बीमा हो, राष्ट्रीय नहीं कानून बनाए जाने की जरूरत महसूस की गई थी। और हम देखते हैं कैसे इस तरह पूंजीवाद की ओर बढ़ा गया, पूंजीवाद की नींव रखी गई और यह आर्थिक सोच को कई लोगों ने पूंजीवादी संज्ञा दी, तो कुछ लोगों ने इन्हें समाजवादी सोच की संज्ञा दी।